वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 9 अक्टूबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 स्वाभाविक रूप से आरोपी पर बोझ नहीं डालती है, लेकिन ये तब तक सामने आता है जब तक आरोपी उन तथ्यों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है जो उनकी जानकारी में होना चाहिए। तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 106 उन मामलों में सबूत के बोझ से संबंधित है जहां कोई तथ्य या किसी व्यक्ति के विशेष ज्ञान के भीतर है। ये धारा दीवानी और आपराधिक मामलों पर समान रूप से लागू होती है और साक्ष्य का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बनाती है। इस धारा में कहा गया है कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से व्यक्ति की जानकारी में हो तो उस तथ्य को साबित करने पर भार उस व्यक्ति पर होता है। इसका अर्थ है कि यदि कोई तथ्य किसी विशेष व्यक्ति को पता है और दूसरों को नहीं, तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह इसे अदालत में साबित करे। उदाहरण के लिए, ऐसे मामले में जहां किसी की संपत्ति का स्वामित्व पर विवाद है और विवादित संपत्ति प्रतिवादी के कब्जे में है, तो यह साबित करने का भार प्रतिवादी पर होगा कि उसने संपत्ति को कानूनी रूप से अर्जित किया है और उस पर कब्जा करने का अधिकार है। इसी तरह एक आपराधिक मामले में जहां आरोपी पर चाकू से किसी की हत्या करने का आरोप अगर है, तो उसको ये साबित करने का भार होगा कि अभियोजन पक्ष पर होगा कि आरोपी ने अपराध करने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया था। धारा 106 के तहत साक्ष्य का भार पूर्ण नहीं है और जिस व्यक्ति को यह तथ्य का विशेष ज्ञान है उसे केवल उस सीमा तक इसे साबित करना आवश्यक है जो परिस्थितियों में उचित हो। व्यक्ति को सभी संदेहों से परे तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन केवल उस हद तक कि एक उचित व्यक्ति इसे सच मान ले, इतना तक साबित करना उसको होता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में प्रादेशिक सेना ने चीनी भाषा में विशेषता बढ़ाने के नियमित सेना के प्रयासों का समर्थन करने के लिए मंदारिन प्रशिक्षित अधिकारियों के अपने पहल बैच को शामिल किया है, तभी ये चर्चा में आए हैं। तो आइए देख लेते हैं। प्रादेशिक सेना नियमित भारतीय सेना के बाद रक्षा की दूसरी पंक्ति है, मतलब दूसरे नंबर पर आती है। ये कोई पेशा नहीं है या व्यवसाय या रोजगार का स्रोत भी नहीं है। ये केवल उन लोगों के लिए है जो पहले से ही मुख्य नागरिक व्यवसायों में हैं। वास्तव में टेरिटोरियल आर्मी में शामिल होने के लिए सिविल पेशे में लाभकारी रोजगार या स्वरोजगार एक शर्त है। इसके कर्तव्यों में नियमित सेना को स्थिर कर्तव्यों से मुक्त करना और शामिल है, जबकि प्राकृतिक आपदाओं और त्रासदी के समय नागरिक अधिकारियों को सहायता प्रदान करना भी इसमें शामिल है। ये उन क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में नागरिक प्रशासन की भी मदद करते हैं जहां देशीय तंत्र विस्तृत है या सुरक्षा उसकी खतरे में है। इसके स्वयंसेवक सामान्यतः प्रत्येक वर्ष कुछ दिनों के लिए वर्दी में काम करते हैं ताकि ये सख्त जरूरत या राष्ट्रीय आपात स्थिति के समय राष्ट्रीय रक्षा के लिए हथियार उठा सकें। अब इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1920 में ब्रिटिश द्वारा भारतीय प्रादेशिक अधिनियम 1920 के माध्यम से की गई थी। इसे दो भागों में संगठित किया गया था। इसमें यूरोपीय व एंग्लो इंडियन के लिए ये सहायक बल और भारतीय स्वयंसेवकों के लिए ये भारतीय प्रादेशिक बल की स्थापना की गई थी। इसे स्वतंत्रता के बाद 1948 में प्रादेशिक सेना अधिनियम पारित किया गया और 9 अक्टूबर 1949 को प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री सी राजगोपालाचारी द्वारा प्रादेशिक सेना का औपचारिक उद्घाटन किया गया। इसका आदर्श वाक्य है सावधानी व शूरता यानी सतर्कता और वीरता। इसकी पात्रता की शर्तें क्या हैं? तो इसके लिए राष्ट्रीयता यानी भारत के नागरिक पुरुषों और महिलाओं में कोई भी हो सकता है और आयु 18 से 42 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता में ये किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए इसके पास। शारीरिक मानक, तो इसमें उम्मीदवार को शारीरिक और चिकित्सकीय रूप से भी सभी प्रकार से फिट होना चाहिए। रोजगार इसमें लाभप्रद रूप से नियोजित है। इसमें नियमित सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस, जीआरईएफ और अर्धसैनिक और समान बलों के सेवारत सदस्य पात्र नहीं होंगे।
हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आयरन डोम के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। ये इजराइल की वायु मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो कम दूरी के रॉकेटों से बचाव करने के लिए उन्हें हवा में ही रोक सकती है। यह एक समय में कई रॉकेट को सफलतापूर्वक रोकने में सक्षम है। यह प्रणाली राफेल उन्नत रक्षा प्रणाली और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित है तथा इसे मार्च 2011 में शुरू किया गया था। इसकी विशेषता क्या है? तो ये आयरन डोम मोर्टार, रॉकेट और तोपखाने जैसे विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों का पता लगाने और विश्लेषण करने तथा उन्हें रोकने का कार्य करता है। ये मिसाइल रक्षा बैटरियों द्वारा संचालित होती है और इसमें प्रत्येक मौसम में काम करने की क्षमता है और ये रात और दिन, कोहरे, बारिश, धूल भरी आंधी और कम बादलों सहित सभी परिस्थितियों में ये कार्य करने में सक्षम है। ये विभिन्न प्रकार की इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च करने में भी सक्षम है और इसे लगभग 40 मील या उससे कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को भी ये मार गिराने में के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें रक्षा आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए जहाज़ों पर या ज़मीन पर ले जाने वाली क्षमता भी है और इसे आने वाली मिसाइलों को लगातार रोकने के लिए पुनः लोड किया जा सकता है। आयरन डोम 3 मुख्य घटकों के माध्यम से संचालित होता है। इसमें एक रडार जो आने वाले रॉकेटों का पता लगाता है और उसके बाद एक कमांड एंड कंट्रोल प्रणाली है जो खतरे के स्तर को निर्धारित करती है और एक इंटरसेप्टर है जो आने वाले रॉकेट पर हमला करने के लिए नष्ट करना चाहता है, मतलब इसको नष्ट कर देता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वाटर मिल के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। ये अभी वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पोषण और ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में दुनिया के सबसे छोटे फूल वाले पौधे वाटर मिल की क्षमता पर भूतपूर्व शोध कर रहे हैं। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं। यह एरेसी परिवार का एक जलीय पौधा है और ये दुनिया का सबसे छोटा फूल वाला पौधा है और छोटे हरे बीज के रूप में ये दिखाई देता है। इसे अक्सर डकवीड कहा जाता है क्योंकि ये बतखों का पसंदीदा भोजन है। अब इसका वितरण कहाँ कहाँ है, मतलब कहाँ कहाँ ये पाया जाता है? तो ये समशीतोष्ण, उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय स्थानों में पैदा होता है और ये झीलों, तालाबों और दलदल की सतह पर उगते हैं, मतलब उनके ऊपर ये उगते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो ये एक बहुत छोटा, मतलब 1 मिलीमीटर से भी कम और हल्का हरा, स्वतंत्र रूप से तैरने वाला और जड़ रहित, मतलब बिना जड़ वाला पौधा होता है। ये शाखाहीन होता है तथा इसमें पत्तियां भी नहीं होती हैं। ये एक एकल अंडाकार या गोलाकार अपुष्प पर्ण होता है जो शांत या धीमी गति यानी रुके हुए पानी में चलने वाले जल निकायों की सतह पर यह तैरता रहता है। ये दुनिया का सबसे छोटा फल भी देता है जिसे यूट्रिकल, ये हमेशा ध्यान रखना, ये यूट्रिकल कहा जाता है। ये एक पोषण पावर हाउस है। ये एक संपूर्ण प्रोटीन भी है। इसका अर्थ है कि इसमें सभी 90 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं और ये कुछ मामलों में वाटर मिल आक्रामक भी हो सकता है और सघन आसन, मतलब डेंस जो मेट होता है उसे बना सकता है जो जल के निकाय को पूरी तरह ढक लेता है। इसको हमारे यहाँ इकाई के रूप में भी ये जाना जाता है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है पाइथागोरस के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। ये पाइथागोरस एक सहस्राब्दी से पहले की अवधारणा है। कोई इसको प्रदर्शित करने वाली एक प्राचीन बेबीलोनियाई गोली से पता चलता है कि ये पाइथागोरस प्रमेय साहित्यिक चोरी का दुनिया का सबसे पुराना और ज्ञात मामला हो सकता है। तो अब देख लेते हैं पाइथागोरस के बारे में। तो पाइथागोरस ये एक यूनानी दार्शनिक और गणितज्ञ थे। पाइथागोरस ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के दौरान ग्रीस के समोस द्वीप में रहते थे। सामान्यतः उन्हें पहला शुद्ध गणितज्ञ कहा जाता है जिन्होंने प्रस्तावित किया है कि सब कुछ एक संख्या है। आधुनिक समय में उन्हें पाइथागोरस प्रमेय के लिए जाना जाता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो इसमें कहा जाता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई यानी समकोण के विपरीत भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं की लंबाई के वर्गों के योग के बराबर होती है। इस सूत्र को दूरी और स्थान के मामले में के लिए लागू किया गया है। उदाहरण के लिए जैसे किसी भवन के निर्माण की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने में। पाइथागोरस ब्रदरहुड क्या है? तो ये पाइथागोरस ने एक गुप्त धार्मिक दार्शनिक समुदाय की स्थापना की थी जिसे पाइथागोरस ब्रदरहुड के नाम से जाना जाता है। पाइथागोरस के नाम से जाने जाने वाले सदस्य सख्त नियमों और मान्यताओं का पालन करते थे, जिसमें यह विचार भी शामिल था
कि गणित और संख्याओं का रहस्यमय और आध्यात्मिक महत्व है। यहीं पर उन्होंने सिखाया था कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक पैमाना और एक संख्या है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन को शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। तो तभी ये चर्चा में आया है। तो आइए इसको जान लेते हैं। टोकनाइजेशन से तात्पर्य वास्तविक क्रेडिट और डेबिट कार्ड वितरण को टोकन नामक एक वैकल्पिक कोड से बदलना है, जो कार्ड टोकन अनुरोधकर्ताओं और डिवाइस के संयोजकों के लिए अद्वितीय होगा। ये कार्ड टोकन अनुरोधकर्ता यानी वह इकाई जो कार्ड के टोकन के लिए ग्राहक से अनुरोध करती है और इसे संबंधित टोकन जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क पर भेजती है, और व्यापारी यानी टोकन अनुरोधकर्ता और व्यापारी के संयोजक के लिए अद्वितीय होगा। ये एक इकाई नहीं हो सकती है। इसके लाभ क्या होंगे? तो टोकनाइजेशन के लाभ, इसमें टोकन युक्त कार्ड लेन देन को अधिक सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि लेन देन प्रसंस्करण के दौरान वास्तविक कार्ड वितरण व्यापारी के साथ साझा नहीं किया जाता है। जिन ग्राहकों के पास टोकन सुविधा नहीं होती है, उन्हें हर बार ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते समय अपना नाम, 16 अंकों का कार्ड नंबर, समाप्ति तिथि और सीवीवी अपना डालना होता है, दर्ज करना होगा। और इसमें कार्ड ऑन फाइल लेन देन क्या होता है? तो ये लेन देन जहां कार्ड धारक व्यापारियों को अपने भुगतान जानकारी सुरक्षित रूप से संग्रहित करने और भविष्य की खरीदारी के लिए कार्ड धारकों को संग्रहित खातों का बिल देने के लिए अधिकृत करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ग्रहण पथ यानी ईपी मिशन के आसपास जो वायुमंडलीय गड़बड़ी होती है उसके बारे में एक रिपोर्ट सामने आई है। तो इसमें इसके सूर्य ग्रहण की ऊपरी वायुमंडल को जो कैसे प्रभावित करता है, इसका अध्ययन करने के लिए नासा ने एपीईपी नामक एक मिशन शुरू करने के लिए तैयार है। ये ग्रहण पथ मिशन के आसपास वायुमंडलीय गड़बड़ी के बारे में कुछ थोड़ा जान लेते हैं। तो ये मिशन में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस 3 रॉकेट प्रक्षेपण शामिल होगा। इसका उद्देश्य ये जानना है कि ग्रहण के दौरान ऊपरी वायुमंडल कैसे बदलता है, विशेषकर उस क्षण जब प्रकाश में अचानक कमी आ जाएगी। ग्रहण के दौरान सूरज की रोशनी में अचानक गिरावट से आयनमंडल में परिवर्तन होता है, जिससे तरंगें पैदा होती हैं जो इस वायुमंडलीय परत के माध्यम से तरंगित होती हैं। ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, घनत्व और तापमान में परिवर्तन को मापेगा, और ये प्रक्षेपण न्यू मैक्सिको में व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज में होगा, जिसमें आयन मंडल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नासा के अनुसार ग्रहण के दौरान आयन मंडल का तापमान और घनत्व कम होने का अनुमान है, जिसके परिणाम स्वरूप लहर जैसी गड़बड़ी होगी जो जीपीएस व अन्य उपग्रह संचार को बाधित करने की क्षमता रखती है। इसकी प्रक्रिया क्या होगी? तो रॉकेट वलयाकार पथ के ठीक बाहर स्थित होंगे, जहां चंद्रमा सीधे सूर्य के सामने चलता है। इसमें प्रत्येक रॉकेट विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, घनत्व और तापमान में परिवर्तन को रिकॉर्ड करने के लिए डिजाइन किए गए 4 छोटे वैज्ञानिक उपकरणों को तैनात करेगा। और इसमें नासा का लक्ष्य सूर्य ग्रहण के दौरान आयन मंडल में कई स्थानों पर से पहली बार एक साथ माप प्राप्त करना है। ये रॉकेट बिल्कुल सही समय पर लॉन्च किए जा सकते हैं और उपग्रह के लिए दुर्गम ऊंचाई की जांच भी कर सकते हैं। अंतरिक्ष में विशिष्ट क्षेत्रों को बड़ी सटीकता के साथ इंगित करने और उसके मापने की क्षमता के कारण टीम द्वारा साउंडिंग रॉकेट को चुना गया था। ये रॉकेट विभिन्न ऊंचाइयों पर होने वाले परिवर्तनों का भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जब वे उपकक्षीय उड़ानों में चढ़ते और उतरते हैं। रॉकेट अपने उड़ान पथ के साथ पृथ्वी की सतह से लगभग 45 से 200 मील यानी 70 से 325 किलोमीटर की ऊंचाई पर डेटा एकत्र करेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है स्ट्रीगाटा के बारे में, यानी मार्टेला स्ट्रीगाटा के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने दक्षिणी पीठ ने मत्स्य पालन विभाग और तमिलनाडु राज्य वेटलैंड्स प्राधिकरण को एन्नोर पुलिकट वेटलैंड से एक आक्रामक मसल प्रजाति मार्टेला स्ट्रीगाटा को हटाने पर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। तो तभी ये चर्चा में आया है। यह एक मध्यम रूप से बड़ा और सममित खोल वाला मसल्स है। ये आमतौर पर मुहाने के मध्य अंतर्ज्वारीय और उपज्वारीय जल पर तटीय वातावरण के पास देखा जाता है। ये मसल्स बायसस धागे का उपयोग करके खुद को सतह से जोड़ते हैं।
इसकी उपस्थिति, तो ये अलग अलग मसल्स में काले, गहरे नीले, भूरे और भूरे नारंगी और शायद ही कभी हरे रंग की बाहरी रंग योजनाएं बनाते हैं। इनकी प्रजातियों में जिगवैग, धब्बे या संकेंद्रित बैंड से लेकर बाहरी सैल पैटर्न की एक श्रृंखला भी हो सकती है। ये घने समूह का निर्माण कर सकता है जो कठोर सबस्ट्रेट्स को उपनिवेशित करते हैं या उन्हें मसल्स प्रजातियों सहित एबिबेंथिस आवासों पर कब्जा कर लेते हैं। ये आमतौर पर उष्णकटिबंधीय दक्षिण और मध्य अमेरिका के अटलांटिक और प्रशांत दोनों तटों पर मौजूद हैं। ये ताइवान, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड की खाड़ी और भारत के पश्चिमी तट और पूर्वी तट में पूर्वी और संयुक्त राज्य अमेरिका तक फैला है। एक खतरा है तो ये सीपियों और नदी के तल पर कालीन की तरह फैल जाती है और इस प्रकार झींगों को चरने या उनको तलछट में दबने से ये रोकती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने एक हालिया प्रकाशन से पता चलता है कि 2013 और 2020 के बीच उत्तर प्रदेश के गंगा और घाघरा बेसिन की सिंचाई नहरों से 19 गंगा नदी डॉल्फिन को बचाया गया था। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो ये एक मीठे पानी की प्रजाति है और दुनिया में पाई जाने वाली कुछ नदी डॉल्फिनों में से एक है। इसका वितरण यानी ये कहाँ पाई जाती है, तो ये नेपाल, भारत, बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदी प्रणालियों में इसका निवास स्थान है। और ये सामान्यतः इसके कुछ अन्य भी नाम हैं, जैसे ब्लाइंड डॉल्फिन, यानी ये इसको दिखाई नहीं देता है, अंधे होते हैं, गंगा डॉल्फिन, गंगा सूसू, हीहू, साइड स्विमिंग और डॉल्फिन और दक्षिण एशियाई नदी डॉल्फिन आदि इनके कुछ अन्य नाम हैं। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। अब आइए इसकी कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। तो इसमें एक लंबी पतली थूथन, गोल पेट, इसका गठीला शरीर और बड़े फ्लिपर्स हैं। ये मुख्य रूप से मछलियों को खाता है और आमतौर पर मुख्य नदी चैनल की काउंटर करंट प्रणालियों में ये पाई जाती है। इसकी आँखों में लेंस की कमी होती है। ये परिणाम स्वरूप इस प्रजाति को अंधी डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसको अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। उनके पास एक अत्यधिक विकसित बायोसोनार प्रणाली है जो उन्हें गंदे पानी की मछली का शिकार करने की सुविधा देती है। यह स्तनपायी होने के कारण गंगा नदी की डॉल्फिन पानी में सांस नहीं ले सकती और उसे हर 30 से 120 सेकंड में सतह के ऊपर आना पड़ता है। सांस लेते समय निकलने वाली ध्वनि के कारण इस जानवर को लोकप्रिय रूप से सूसू की आवाज़ आती है, तो इसको लोकप्रिय रूप से सूसू कहा जाता है। इसकी संरक्षण की स्थिति, तो ये संरक्षण की स्थिति में ICN की उसमें लिस्ट में ये इंडेंजर्ड यानी लुप्तप्राय है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में है और साइस्ट की भी परिशिष्ट 1 में ये आता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है सुगम रेक ऐप के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम REC लिमिटेड ने एक सुगम रेक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तभी ये चर्चा में है। तो आइए देखते हैं। ये एक विशेष रूप से REC के 54 EC कैपिटल गेन टैक्स छूट बॉन्ड के वर्तमान और भविष्य के निवेशकों के लिए है। ये निवेशक अपने बॉन्ड प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकेंगे और नए निवेशकों के लिए आवेदन कर सकेंगे। KYC अपडेट करने से संबंधित महत्वपूर्ण फॉर्म भी डाउनलोड कर सकेंगे और कॉल, ईमेल, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से REC का निवेशक सेल से भी ये जुड़ सकेंगे। अब देख लेते हैं 54 EC बॉन्ड क्या होता है। तो इन्हें पूंजीगत लाभ बॉन्ड के रूप में भी जाना जाता है। ये निश्चित आय साधन हैं जो निवेशकों द्वारा धारा 54 EC के तहत पूंजीगत लाभ कर छूट प्रदान करते हैं। ये बॉन्ड एक निर्धारित निवेशक को लाभ का निवेश करने, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर आयकर बचाने की अनुमति देते हैं। इन बॉन्ड्स में निवेश लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तारीख 6 से 6 महीने के भीतर करना होता है। उनकी 5 वर्ष की निश्चित लॉक इन अवधि होती है और इसे भौतिक या डीमैट रूप से रखा जा सकता है। ये विशिष्ट पूंजी परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रबंधित विभिन्न संस्थानों द्वारा जारी किए जाते हैं। उन्हें 54 EC बॉन्ड कहा जाता है क्योंकि इन बॉन्डों के कर योग्यता लाभों का उल्लेख आयकर अधिनियम 1961 की धारा 54 EC के तहत किया गया है। देख लेते हैं रेक लिमिटेड के बारे में मुख्य तथ्य। तो ये एक महारत्न कंपनी है जो भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के
प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आती है और ये आरबीआई के साथ गैर बैंकिंग वित्त कंपनी, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी के रूप में पंजीकृत है। तो हमारे सारे आइए आगे देख लेते हैं, अभी बचा है थोड़ा। इसे 1969 में देश के गंभीर सूखा और अकाल की पृष्ठभूमि में सिंचाई उद्देश्यों के लिए कृषि पंप सेटों को सक्रिय करने के लिए शामिल किया गया था, जिससे मानसून पर कृषि निर्भरता को कम किया जा सके। ये देश में बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य और केंद्र सरकार के निजी कंपनियों को दीर्घकालिक ऋण और अन्य वित्त पोषित उत्पाद प्रदान करता है। इसे प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में जोड़ा गया है। तो हमारे सारे आर्टिकल खत्म हो गए। तो आइए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।